नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। तो आज हम आपके साथ एस्टेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपने क्वालिफाई करना है तो उस एग्ज़ाम के से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितना पोर्शन आता है और वो कितने मार्क्स लेकर जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर समझनी है। तो हम आप सब के लिए एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। ये आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर चैनल को आपने देखने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये हमारे लिए भी लाभप्रद रहेगी। तो हम एक एक करके आज से एस्टेट 2018 पीजीटी केमिस्ट्री का सेट ए ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और हमारा जो एस्टेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि क्वेश्चन नंबर 91 से 150 तक जो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं एस्टेट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पी के वैल्यू दी हुई है एसिटिक एसिड की और पी के वैल्यू दी हुई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो दोनों से आपने निकालना क्या है, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है पीएच की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये एसिटिक एसिड है ये वाला, ये एसिटिक एसिड दिया हुआ है हमारे पास। और एक हमारे पास दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड दोनों वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड ये भी वीक एसिड है। और एक हमारे पास दिया हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। दोनों हमारे क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा बनता क्या है, अमोनियम एसीटेट, ये वाला बना हुआ है अमोनियम एसीटेट। ये नेगेटिव और ये प्लस का होता है। तो इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। तो जब एक वीक एसिड को और एक वीक बेस को जब मिलाया जाता है तो उसकी पीएच निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। और ये एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 7 प्लस में 1/2 पी के ए माइनस का पी के बी के इक्वल होता है। तो सारी वैल्यू आपको दी हुई है, ये भी क्वेश्चन में है, ये भी दिया हुआ है। तो दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी 7 प्लस 1/2 इंटू में पी के हमारी दी हुई है 4.76 माइनस का ये वाली दी हुई है 4.75। तो ये किसके इक्वल आएगी, यहाँ से आप निकालोगे 7 प्लस में यहाँ से डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 0.01 डिवाइड बाई में 2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वाला हमारा आएगा 0.05 के इक्वल। और हमारा आंसर निकलेगा 7.005 के इक्वल आएगा। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा यही दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। 92 के अंदर क्या दिया हुआ है कि NaCl HCl और NaAC दिया हुआ है। इन सब के लिए आपकी वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं आयन की। और ये इसके लिए निकालना है। तो आपके लिए जो भी निकालना है ना, पहले एक बार देखिए उसको लेके आना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है। तो NaCl के लिए हम क्या लिखेंगे, Na प्लस Cl नेगेटिव। और हमारे पास एक HCl दिया हुआ है, HCl डिसोसिएट होके आयनों में ये देगा। और एक हमारे पास दिया हुआ है NaAC और ये हमारे पास दिया हुआ है दिस प्लस में AC नेगेटिव। अब आपको बनाना क्या है, इन इक्वेशनों को सम करो या सब्ट्रैक्ट करो या किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें बनाना क्या है, हमें बनाना ये वाला है HAC। मतलब HAC जो हमारा होगा ये H पॉजिटिव प्लस में AC नेगेटिव, ये बनाना। मतलब प्रोडक्ट साइड आपको H लेके आना है और AC लेके आना। तो देखो, तो हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दें और इसको 3 नाम दें। तो हम क्या करेंगे, H और AC दोनों प्रोडक्ट साइड है तो हम 2 और 3 को तो जोड़ देंगे। हमें क्या करना है, Na पॉजिटिव कैंसिल करना है। तो Na पॉजिटिव कैंसिल कब होगा, जब ये वाला Na पॉजिटिव हमारा इस साइड होगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो हमें HAC बनाना है, H और AC लेकर आना। तो H कौन से वाले से आएगा, इस वाले से आएगा। और ये वाला AC कौन से आएगा, इससे।
इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये वाली हमारी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको इस तरह से करोगे तो ये वाला इस तरह बनेगा, मतलब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दो और माइनस इक्वेशन 1 कर दो। जब आप माइनस करोगे तो ये Na कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों Cl भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कैसे करोगे भाई, अब देखना 2 और 3 इक्वेशन में, 2 और 3 के लिए HCl और NaAC के लिए कितनी कितनी वैल्यू है, HCl और NaC के लिए ये दोनों वैल्यू कितनी दी है, 425.9 और प्लस में 91 माइनस का ये पहले वाली वैल्यू आप माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी इसमें से। आप जब आप इसको निकालोगे तो तब हमारी वैल्यू जो निकलेगी वो 390 के अप्रोक्सीमेटली 390.5 के इक्वल आएगी जब आप इन ऐड करोगे। तो ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान रखना जो भी आपको लेके आना है ना, जैसे H और AC लेके आना है तो इन दोनों को ऐड करो और बाकी जो कैंसिल आउट करना फिर उनको माइनस कर दो। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसमें Na प्लस भी आएगा और इस तरफ से Cl प्लस भी आएगा। इनको माइनस करने के लिए आपको ये वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, तो Na प्लस और माइनस Cl ये दोनों होंगे तो ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इनको सोल्व करना है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन की सीरीज को बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 93 हमारा क्वेश्चन है ये वाला। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको क्या बताना है, मेटालिक करैक्टर बताना है। क्या बताना है, मेटालिक करैक्टर बताना। और मेटालिक करैक्टर मतलब मेटल कौन सी होती है, मेटल जनरली वो होती है जिनकी क्या हो टेंडेंसी, लॉस द इलेक्ट्रॉन, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि मेटालिक करैक्टर। अब आप देखो जैसे एक बार जो ये कंपाउंड है इनको आप सीरीज में लिखिए भाई, बेरिलियम यहाँ आएगा, इसके नीचे मैग्नीशियम और इधर हमारा सोडियम आता है। फिर इस तरफ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, इस तरफ क्या आएगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। अब नाइट्रोजन के नीचे हमारा फॉस्फोरस आता है और कार्बन के नीचे हमारा सिलिकॉन आता है। और आपको यही चीजें दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, 2 आपको ये दिए हुए हैं और 3 आपको ये दिए हुए हैं। आपने पढ़ाई होगा जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपको पता है साइज इंक्रीज करता है। साइज अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब मेटालिक करैक्टर हमारा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब आप ये कहोगे। और जब आप इस तरफ जाते हो तो हमारा साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो ये वाले ट्रेंड भी हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो आप देखिए सबसे पहले तो इन सब में देखो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है, ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा आएगी। तो हमारे इस वाले के केसेस में क्या आएगी, सोडियम। मेटालिक करैक्टर हमने देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरफ साइज कम है, डिक्रीज हो रहा है, सॉरी यही वाला। तो अब आप देखिए इस तरफ जाते हुए देखो यहां से ऊपर से नीचे गए तो आपका क्या होगा, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। और इस तरफ जाते हुए हमारा मेटालिक करैक्टर क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये वाला आएगा मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या कि इस तरफ जाते हुए बढ़ रहा है, इस तरफ जाते हुए डिक्रीज कर रहा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सोडियम। सोडियम के बाद फिर क्या आएगा, अब आप एक ही ऑप्शन देख लीजिए सोडियम के बेस पे देखिए। देखो सबसे ज्यादा मेटालिक करैक्टर सोडियम में होगा, तो सोडियम किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ सबसे ज्यादा, देखो किसी में भी नहीं, इसमें दिया हुआ। तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आपने क्या देखना, इसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम। तो ये इस वाले में मैग्नीशियम है। फिर बेरिलियम आएगा। और फिर जब आप इनमें देखोगे तो इस तरफ जाते समय मेटालिक करैक्टर कम हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये कम हो रहा है, तो फॉस्फोरस में कम मिलेगा, सिलिकॉन में ज्यादा। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर हमारा यही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले आप मेटालिक करैक्टर देखने के लिए आप इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी देखिए कैसे करती है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वही हमारा क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग मेटालिक करेक्टर होगा। सोडियम और पोटासियम में आप ये भी देख सकते हो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 होता है, और इस वाले में क्या होता है हमारा 3s1 होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इजिली लॉस नहीं करेगा, तो इसके अंदर मेटालिक करेक्टर हमारा लेस मिलेगा। सोडियम में s में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये इजिली लॉस कर देगा, और इजिली अगर लॉस करेगा तो इसके अंदर हमारा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर हमारा मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 94 पे जा रहे हैं। देखो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपने निकालना है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बोलो, पता होगा ना आपको। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है, एन इंटू में n+2 दिस, ये भॉर मैग्नेटॉन के अंदर आता है। बोलो, यही आना चाहिए, आप सबको पढ़ा हुआ है। एन क्या होता है हमारा पे, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप देखो किस में पूछा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो स्प्लिटिंग है आपकी वो ये वाली होती है, ये 5 ऑर्बिटल है, और ये दोनों ऑर्बिटल ऊपर होंगे और ये 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं। अब आप D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 में ये लिखोगे। जब आप स्प्लिटिंग के बाद रखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएंगे, 6 के 6, यही वाला है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एन की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि अनपेड तो कोई है ही नहीं, सारे पेयर्ड हैं। तो और जब सारे पेयर्ड हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, 0 हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन हमें ए दिया हुआ है, हम इस पे टिक लगाते हुए तुरंत लगाएंगे और 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम जब 94 के बाद हमारा क्वेश्चन है 95, ये रहा आपके सामने। बोलो, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाई गई है, डायरेक्ट लाइन उठाई गई। मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप एचटेट की 2018 से और 2026 तक जो भी क्वेश्चन, सॉरी 25 तक जो भी क्वेश्चन देखोगे, सब एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनों से उठाए गए हैं। तो ये वाला दिया हुआ है, रेट जो हमारी है वो किसके इक्वल है, रेट का जो फॉर्मूला है हमारा ये दिया हुआ है, इक्वल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस का दिस अपॉन दिस। जो ये वाला है ना, ये जेड जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी। ये वाला जो है ई ए जो हमारी यहाँ पे है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और जो ये फैक्टर होता है, ये वाला पूरा फैक्टर, इसको हम बोलते हैं अपॉन आर टी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितने हैं जिनकी एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी या तो एक्टिवेशन के इक्वल हो, एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, या उससे क्या हो, ग्रेटर हो। मतलब कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या उससे ज्यादा होगी, तो ये बताता है। अब बच गया वही जो क्वेश्चन वाले ने पूछा हुआ है, पी हमारा होता है स्टीरिक फैक्टर। पी क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर। और इस प्रश्न के अंदर हमारा क्या पूछ रहा है, हमारा पी पूछ रहा है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा पी जो होगा वो स्टीरिक फैक्टर होगा। मतलब स्टीरिक फैक्टर का मतलब ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मैं इसको एग्जांपल अगर आप लो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया भाई, बी आर नेगेटिव है, अगर ओ एच अटैक करना है तो एक तो है, अगर ये इसी साइड से आएगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, नो प्रोडक्ट मिलेगी, ध्यान रखना। और अगर यही सी एच दिया हुआ है, अगर ये बी आर नेगेटिव इधर लगा हुआ है और ये अगर ओ एच बैक साइड से अटैक करेगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और बी आर नेगेटिव मतलब ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो आने वाला लिगेंड है वो किस साइड से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आए प्रोडक्ट बनेगी, नहीं नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं होता। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाला लिगेंड किस डायरेक्शन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, दोनों में रिपल्सन करेगा, आने ही नहीं देगा इसको क्लोज। और जब तक आएगा नहीं तो फिर बाइंड इसके साथ अटैच होने की, तो फिर तो
बहुत दूर की बात है। तो इसका कौन सा आएगा, ये स्टीरिक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इनमें से और कोई कुछ पूछता है तो ये मैंने बता दिया आपको, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन हमारा आपके पास ये रहा। ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई अभिक्रिया दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, ये वाली रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम से दी हुई है, ये वाली रिएक्शंस के लिए आपने ये वाला बताना है, सॉरी इस वाली रिएक्शन के लिए, मतलब इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा Kc है और इस वाली के लिए निकालना। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा हो तो इक्विलिब्रियम के अंदर यह कहा जाता है कि जिस भी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो फैक्टर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। तो इसका मतलब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1/2 से किया, तो 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा, न्यू जो हमारा बनेगा। सीधी सी बात है, यही होगा। और अब हम इसको लिख सकते हैं Kc की पावर 1/2। ये अगर आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखे भाषा में अगर आप कहो तो ये वाला बनेगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आएगा इसका ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 आएगा। कर लो इससे। 96 क्वेश्चन था, तो हम इस तरह से अब 96 क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो 90 जो 7 क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, देखो कालाजार के इलाज में कौन सा यूज होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कालाजार के इलाज में किया जाता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मेटलर्जी से रिलेट किया गया थोड़ा सा कोलाइडल वाले पार्टिकल से, कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो ये तो आपको खैर थ्योरेटिकल है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके इलाज में आपका कोलाइडल एंटीमनी यूज किया जाता है, ये वाला आप कालाजार के इलाज में यूज करते हैं। 98 क्वेश्चंस, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट और ऑफ द जिंक, जिंक का कौन सा और कार्बोनेट वाला है। सीधे से ऑप्शन देख लेते हैं। ये जिंक ब्लेंड है, इसको हम ZnS को बोलते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कालामाइन, इसको हम जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं। जिंकसाइट जिंकाइट, इसको हम बोलते हैं ZnO को। और ये स्फिलेराइट, ये दोनों सेम ही होते हैं, मतलब इसी का दूसरा नाम ये वाला है। तो हमें कौन सा पूछा है, कार्बोनेट और पूछा है। बताइए, अब तो आपको मुझे लगता है कि स्क्रीन पे आपकी नजरें गड़ चुकी होगी कि ऑप्शन 2 होना चाहिए हमारा, और यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम स्टार्ट करते हुए हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। टी, पहले प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िए। टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल, कहता कि जो टी हाफ है हमारा, अगर मैं उसको डबल कर दूं, सॉरी डबल्ड हो जाता है ये भी, जब कब, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब आप रिएक्टेंट को डबल करते हो तो ये भी डबल हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा ये पता चल रहा है कि जो ये टी हाफ है ना, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के। अगर आप सिंपल वे में कहो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा टी हाफ के फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान रहा हूँ n-1, और n हमारा यहाँ पे रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल है। तो अगर आप देखिए कि ये वाला, आप इसको चाहे बेशक से ऐसे लिख लो, a की पावर 1-n, ऊपर लेके जाओगे तो 1-n। तो अब आप देखिए कि कोई भी वैल्यू रख ले, अगर आप n = 0 रखते हो तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के, और हमारा भी यही था क्वेश्चन के अनुसार, तो हम यही कह रहे हैं। तो इसका मतलब n = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर फिर भी हम चाहें तो n = अगर 1 रखें तो हमारा जो टी हाफ है वो a की पावर 0 कांस्टेंट, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। और ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है जो सबको याद मिलता है, ये इसके इक्वल होता है। इसमें देखो
इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं नहीं आती, तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारे अगर प्रश्न को देखा जाए बड़े ध्यान से, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वो इस फॉर्मूले के बेस पे आप इसको इजीली कर सकते हो, तो कोई समस्या नहीं होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 99 से आगे बढ़ते हुए हम अपने 100 क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए और कीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने हैं, किसके अंदर, एन के अंदर। मैं थोड़ा वैसे लिख देता हूं, जब आप एन की वैल्यू 1 लिखते हो तो हमारे पास आता 1s2, एक ही ऑर्बिटल। जब आप एन की वैल्यू 2 लिखते हो तो हमारे पास आता है 2s और 2p, एक ऑर्बिटल इसमें होता है और 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 में हमारे पास आता है 3s, 3p और 3d। तो इसमें एक, इसमें 3 और इस वाले में 5 ऑर्बिटल हमारे होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 और 3 4 और 5 9 ऑर्बिटल हमारे हो जाएंगे। और वैसे भी अगर ऑर्बिटल निकालने का जनरल एक फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहो तो वो फॉर्मूला होता है, देखो इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 1 है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जनरली हमारे किसके इक्वल होते हैं, एन स्क्वायर के इक्वल होते हैं। आराम से आप इसको करोगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सिंपल एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा इस तरह पता तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 100 के बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये वाला है 101। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईआईटी जैम नेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। C2 के अंदर ये बताइए कि किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, दोनों सिग्मा, दोनों पाई, या फिर एक सिग्मा पाई, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा। और वो क्या कहती है, देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। जैसे हमारा ये वाला बनेगा, ये 1s था, ये 1s, और ये दूसरे वाले कार्बन का 1s। तो ये वाला 1s बना के ये बनेगा और हमारा ये बनता है। इसी तरह से हमारा 2s है और ये वाला 2s दोनों का, तो ये हमारा ये बनेगा। तो कार्बन का है, कार्बन में कितने होते हैं, 1s2, 2s2, 2p2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 कार्बन है तो हमारे पास कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं। अब ये तो हो गया, यहाँ तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब हमें p वाला और लेना पड़ेगा, और ये p ऑर्बिटल हैं पहले वाले कार्बन के, और ये p ऑर्बिटल है हमारे दूसरे वाले कार्बन के। कार्बन के केस में जो पाई वाला बॉन्ड है वो नीचे आता है, और सिग्मा जो 2pz है वो ऊपर आता है, यहाँ ये वाला बनता है, ऐसे होगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। हमारे पास बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 कहाँ का आएंगे, ये और ये दोनों पाई होते हैं, ये सिग्मा होता है। यहाँ तो कोई कैंसल आउट हो जाएगा, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग कैंसिल। अब ये बॉन्डिंग बचा, बॉन्डिंग में, और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, बॉन्ड तो 2 होंगे। तो इसमें पूछा कि डबल बॉन्ड है, ये तो क्लियर है कि इसने क्वेश्चन में बताया हुआ कि हम भी बता रहे हैं कि 2 बॉन्ड मिलेंगे, पर ये पूछ ये रहा कि दोनों सिग्मा होंगे या दोनों पाई होंगे। अब आप देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन हैं किसमें, दोनों पाई में, ये भी पाई बॉन्ड बन रहा है और ये वाला भी पाई बॉन्ड बन रहा है, दोनों पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ऑप्शन हमारा 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। हालांकि आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड बन कैसे सकता है, पर ये बनता है। ऐसा एग्जांपल बोरॉन के केस में भी आता है, ऐसा ही उसमें भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा, तो वो भी कई बार पूछा जाता है। तो कार्बन C2 के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं, ये जरा ध्यान रखिए आप। इसके बाद क्वेश्चन हमारा ये वाला रहेगा, आप देखिए इस क्वेश्चन को। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। आपको मालूम होना चाहिए कि जो एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
और अब आप साइज देख लीजिए, जिसका साइज अगर ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी कम मिलेगी। सीधी सी बात है, आपको ये दिए हुए हैं, हाइड्रोजन दिया हुआ है और आपको लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये दिया। डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है, इसकी एनर्जी कम मिलेगी। इसका साइज सबसे छोटा है, छोटा साइज होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, देखो डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी और फिर लिथियम की, फिर सोडियम की और फिर पोटेशियम की। अब जो मैंने ये येलो पेन से लिखा है, आप इसको अब किसी ऑप्शन से एक मैच करवा के देखिए और आपको लग रहा होगा कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो हम इसमें टिक लगाते हुए 1% भी देरी नहीं करेंगे और कोई क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 103 ये वाला रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपने बताना है, कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये देखना है। और सारे अमोनिया दिए हुए हैं। जब भी आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये मिथाइल अमाइन के अंदर लिखते हैं, ये जरूर ध्यान रखिए कि ये वाला दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग सा केस आता है, इसलिए इसको क्वेश्चन के वो में पूछा हुआ। ये प्राइमरी अमाइन इसको हम बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। और ये वाला हमारा जो होगा CH3NH और CH3, इसको हम सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर मैं इस नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन को हटा के मैं 3 NH3 ग्रुप लगा दूं तो इसको हम टर्सरी अमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में इसमें दो फैक्टर जनरली काम करते हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी वाला और दूसरा एक इंडक्टिव फैक्ट वाला। इंडक्टिव के इफेक्ट के बेस पे अलग ऑर्डर मिलता है और हाइड्रेशन वाले से अलग ऑर्डर मिलता है। उन दोनों से अगर मैं इंडक्टिव फैक्ट इस पे लगाता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, तो पहले आएगा इंडक्टिव, ये 3 इसके ऊपर प्लस आई वाले ग्रुप है, ये वाले प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपने लोन पेयर इजीली दे देगा। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए इंडक्टिव के हिसाब से, ये होगा। इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला बेस होगा और इसमें एक लगाओ तो ये। पर अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी का देखोगे, हाइड्रेशन के बेस पे देखो, इसमें दो हाइड्रोजन है तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे इस तरह से आप देखोगे इसको, ये NH और ये हाइड्रोजन है, कहाँ से करूँ, तो कट करनी पड़ेगी। तो अब हम जो आगे के क्वेश्चन है, किसी बिजली की समस्या से हमारे पास ये समस्या होगी एकदम से, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम आपके लिए नई से नई सीरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।